तो आज है आपके सामने एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा का पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 17। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है और हमारे 16 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं टोटली आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ऐसा मान के चलिए अभी तक का जो अब तक प्रैक्टिस सेट हुई है उन सब में सबसे अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आप प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाएं तथा कंप्लीट लगाने के बाद अपना स्कोर और साथ में कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए तो आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से होता है। तो दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, यानी सीडी की फुल फॉर्म क्या है। आपको दोस्तों सीडी की फुल फॉर्म बतानी है गिवन ऑप्शंस में थे। तो दोस्तों, जो सीडी की जो फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शंस में बताना है कि निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकबर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं बात करूं यदि जहांगीर की, तो दोस्तों, तो जहांगीर है इसके जो शासनकाल है, इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला तथा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी हिस्ट्री में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है भाई, प्रकाश वर्ष इकाई है। आपको बताना है कि जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो निम्न में से किसकी है। समय की, तापमान की, चाल की या फिर दूरी की। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दूरी। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी प्रकाश वर्ष इकाई है वो दूरी की इकाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी को नापने की एक इकाई है और एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है वो होती है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर आपके पास एक प्रकाश वर्ष में दूरी होती है। तो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो चलिए भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित आपको इसी प्रकार का पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाएं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास वो है, प्रसिद्ध पेंटर लियोनार्डो द विंची किस देश के थे। यानी आपको बताना है कि जो ये पेंटर थे लियोनार्डो द विंची वो कौन से देश से रिलेटेड थे निम्न ऑप्शंस में से। तो दोस्तों, जो लियोनार्डो द विंची थे वो थे आपके इटली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटर लियोनार्डो द विंची आपके इटली से रिलेटेड थे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों, लोकसभा का प्रथम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1952 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में आपके लोकसभा का प्रथम चुनाव कराया गया था।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, बंधन एक्सप्रेस रेल सेवा किन दो देशों के बीच की रेल सेवा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो बंधन एक्सप्रेस रेल है वो किन दो देशों के बीच की रेल लाइन है। तो दोस्तों जो बंधन एक्सप्रेस आपकी जो रेल लाइन है वो भारत और बांग्लादेश की रेल लाइन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत व बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, भारत व पाकिस्तान तथा भारत व बांग्लादेश के मध्य दो रेल सेवाएं चलती हैं, यानी पाकिस्तान के साथ भी दो और बांग्लादेश के साथ भी दो। तो वो पाकिस्तान के साथ चलने वाली दो रेल सेवाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों उनमें जो एक है वो है थार एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ चलने वाली में एक है थार एक्सप्रेस और एक है समझौता एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, एक थार एक्सप्रेस और एक समझौता एक्सप्रेस, ये दो रेल लाइन जो चलती हैं वो चलती हैं आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच। तथा बांग्लादेश की बात करूं तो एक तो बंधन एक्सप्रेस हो गई और एक चलती है मैत्री एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, एक मैत्री एक्सप्रेस, ये दो रेल लाइन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी चलती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है। जी हाँ दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न ऑप्शंस में से कौन भारत की प्रथम महिला नेत्रहीन आईएएस बनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रांजल सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांजल सिंह भारत की पहली ऐसी नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है जो कि केरल राज्य से बिलोंग करती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है प्रांजल सिंह, ये केरल राज्य से बिलोंग करती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपको गोवा के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं वो बताना है। तो दोस्तों जो गोवा के गवर्नर है प्रेजेंट में वो है आपके सत्यपाल मलिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत ऑप्शन नंबर बी में दिया है जो कि गोवा के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है विजय रूपाणी जो कि आपके गुजरात के सीएम हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रमेश बैस जो कि आपके त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। तो इन सभी को आप जरूर नोट कीजिए तथा जरूर याद कीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है गवर्नर और सीएम से, डेफिनेटली है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत व किस देश की संयुक्त सेना अभ्यास है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास है वो भारत किस देश के साथ अभ्यास करता है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो अभी की अभी प्रैक्टिस सेट को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो भाई इसी प्रकार से आपके लिए अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से लाता रहेगा। और टॉपिक वाइज वीडियो जो चल रही हैं चैनल पे आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। उनमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक होता है उसकी समरी यानी ब्रीफ में जो जितना भी संक्षिप्त हो सके उसमें उसे तैयार करने की मैं कोशिश करता हूँ और उसमें अधिक से अधिक फैक्ट इंक्लूड करता हूँ। तो आप टॉपिक वाइज वीडियोज भी ज़रूर देखिए। तो दोस्तों जो आज का हमारे ये मॉक टेस्ट है इसके लिए हम लाइक कैम रखते हैं 50 लाइक्स। जी हाँ दोस्तों, 50 लाइक्स का हम लाइक कैम रखते हैं और ये लाइक कैम आप ज़रूर पूरा कर दोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लाइक कैम आप ज़रूर पूरा करोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है
कि वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम आपको शेयर करना है व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सके, टेलीग्राम वगैरह, वहाँ पे आपको शेयर करके भाई का सपोर्ट ज़रूर करना है। और आप भाई कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि टॉपिक वाइज वीडियोज जीके की, रीजनिंग की या और भी किसी टॉपिक की जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, किस टॉपिक पे मुझे बनानी चाहिए। और जो टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक पे हमें चाहिए, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें। तो दोस्तों, आई होप कि आप लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग से है और क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। यानी कि आपको इसमें एनोलॉजी बतानी है। जिस प्रकार से इसका संबंध पूर्वानुमान करना का संबंध भविष्य से है, उसी प्रकार से खेद व्यक्त करना का संबंध निम्न ऑप्शन में से किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, क्या एनोलॉजी लगी है। जिस प्रकार से हम पूर्वानुमान यानी फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर का यानी भविष्य का, जिस प्रकार से भविष्य का पूर्वानुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो खेद वक्त होता है वो पास्ट का यानी भूतकाल का होता है। जी हाँ दोस्तों, हम खेद व्यक्त करते हैं कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। तो दोस्तों वो क्या होता है, पास्ट का यानी भूत का होता है, विगत समय का। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, पास्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है, विषम। आपको विषम बताना है दिए गए विकल्पों में से, कली, शाखा, पत्ती और पौधा। इनमें आपको डिफरेंट चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से डिफरेंट है। तो दोस्तों इनमें जो डिफरेंट होगा वो होगा आपका पौधा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो पौधा डिफरेंट किस प्रकार से है कि पत्ती, शाखा और कली, ये जो तीनों पार्ट हैं वो पौधे के ही एक पार्ट है, अंग है। जबकि जो संपूर्ण इन तीनों को मिला के जो बनता है वो आपका पौधा बनता है। इसलिए ये पौधा अलग हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डिफरेंट चूज करना है। तो इन जो मैथमेटिकल दिया है ऑपरेशन, इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है कि कौन सा अंक निम्न में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। वो कैसे दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है 24 और फिर उसका 42 कर दिया है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से किया है कि जो 4 है उसको पहले और जो 2 है उसको बाद में रख दिया है। इसी प्रकार से जो 36 है उसका हमें 63 कर दिया गया है। 6 को पहले ले आया और 3 को बाद में ले आया। इसी प्रकार से हम अगर करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 35, जिसको अगर विपरीत करें तो 5 को पहले ले आएंगे, 3 को बाद में, तो ये आपके पास आता है 53। जबकि जो आपको दिया है यहाँ पे 51 दिया है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग यानी डिक्शनरी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है तथा सही सीक्वेंस बताना है। तो दोस्तों जो इन क्वेश्चंस के लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में आपके पास ए आएगा यानी मैनिफेस्ट, और उसके बाद आएगा आपके पास 4, ई वाला इसमें आ जाएगा। तो ई भी दोस्तों एक तो MER 3 नंबर और 4 नंबर में दिया गया है, लेकिन दोस्तों MER के बाद में 4 नंबर में C है और 3 नंबर में I है, जो कि C I से पहले आ जाएगा, इसलिए 4 पहले होगा। तो आपका आंसर तो यहीं से चूज हो जाता है, आपको आगे देखने की भी जरूरत नहीं होती। और एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार से आपको स्मार्ट वर्क करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, और किसी भी ऑप्शन में 1 और 4 नहीं दिया है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर दे भी दे मैच ऑप्शंस मैचिंग वाले, तो आपको टोटल सोल्व करना पड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों ये सीरीज से क्वेश्चन है और इसमें आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, यानी कंप्लीट करने के बाद निम्न ऑप्शंस में से कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि हम इन टोटल को गिन के ग्रुप्स में बांट लेते हैं, यानी कितने कितने का एक ग्रुप बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो आपका 4 वर्ड्स का ग्रुप बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 के ग्रुप्स में बांटने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो खाली स्थान है वो भरना है, और इन चारों में वो सेम ही अंक आएंगे, अक्षर आएंगे, जो कि एक में है वही दूसरे में आएंगे, वही तीसरे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो लास्ट का है उसमें हमने दिया है एम और एन, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे एम और एन है, जबकि पहले में फर्स्ट नंबर पे तो एम दे दिया लेकिन सेकंड में खाली दे दिया। तो हम इस एन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही एन शिफ्ट करते हैं, टोटल जो आपकी कंप्लीट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि होती है आपकी एम एन ओ एम। तो दोस्तों जो ये सीरीज है एम एन ओ एम, यही इन सभी में कंप्लीट भरी जाएगी। तो यहाँ पे दूसरे में एम एन तो दिया है लेकिन ओ नहीं दिया है, इसलिए एम एन ओ एम, और दूसरे में एम नहीं दिया है तीसरे में, तो ये एम एन ओ एम हो जाएगी, और जो चौथा है उसमें ओ यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो दोस्तों जो फिल करने के बाद जो आपके पास जो कोड बनेगा, वही कोड इन ऑप्शंस में दिया हुआ होता है, तो वो आपके पास हो जाएगा एन ओ एम ओ, यानी एन ओ एम ओ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो रक्त संबंध से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन है एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पौत्री है, जो कि पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम जैसे ही ट्री बनाएंगे जिस प्रकार से दिया है, यानी एम पी का पुत्र है, तो दोस्तों जो एम है यहाँ पे पुत्र दे दिया है किसका, पी का, यानी पी का पुत्र है कौन, और फिर क्यू ओ की पौत्री है, यानी क्यू है कोई जो ओ की पोत्री है, यानी उसके पुत्र की पुत्री। तो दोस्तों जो एम है उसकी यानी वो पुत्री है कौन, क्यू। आगे दिया है एम का जो कि पी का पति है, यानी जो ओ है वो पी का पति है। तो ये पी और ओ कौन हो गए, पति पत्नी हो गए आपस में, जिनका पुत्र कौन है, एम, यानी एम पुत्र है और ओ पति है और पी पत्नी है। तो दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो है एम का ओ से क्या संबंध है, यानी जो एम पुत्र है ओ का, यानी जो ओ एम को क्या कहेगा, ये आपसे पूछा है ओ से, यानी ओ एम को क्या कहेगा। तो जो उसका पुत्र है वह उसे पुत्र ही कहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका एम होगा वो ओ का पुत्र हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अरेंजमेंट से दिया है। क्वेश्चन है रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है, उनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है। तो दोस्तों इसमें हम जिस प्रकार से यह कहता जाता है उसी प्रकार से हम यहाँ पे इन्हें नोट करते जाएंगे। तो बोलता है सबसे पहले रमेश सतीश से अधिक अमीर है, यानी जो आपका रमेश है वो सतीश से अधिक अमीर है, किंतु जया रमेश से कम अमीर है, यानी जो आपकी जया है वो रमेश से कम अमीर है, यानी जया इससे थोड़ी नीचे हो जाएगी। फिर बोलता है राम जया से कम अमीर है, यानी जो राम है आपका वो जया से भी कम अमीर है, यानी आपका राम जया से कम अमीर हो जाएगा। किंतु सतीश से अधिक अमीर है, यानी जो आपका कौन राम है वो सतीश से अधिक अमीर है। और यहाँ पे दोस्तों हमने अभी सतीश को किससे कम किया था, रमेश से कम किया था। तो दोस्तों ये रमेश से तो कम है ही सतीश,
और राम से भी कम है, तो ये सतीश यहाँ से उठ के कहाँ नीचे आ जाएगा, यानी राम के नीचे। फिर बोलता है लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। कौन? तो आपका जो राम है वो रमेश जितना अमीर नहीं है, सही है। रमेश, राम नीचे है और रमेश ऊपर है। तो लास्ट में है रमेश नवीन से कम अमीर है, यानी जो रमेश है वो नवीन से कम अमीर है, यानी जो ये रमेश था इससे भी कौन बड़ा, कौन आ गया, नवीन आ गया, यानी नवीन इससे भी अमीर है। तो आपसे सबसे अमीर व्यक्ति पूछा है कौन है, जो कि आपका नवीन है, यानी सबसे ऊपर नवीन हो जाएगा सबसे अमीर। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है 8 7 9, उसे एक 8 के रूप में यानी 8 के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार से जो 625 है उसे 1 बना दिया गया है। 886 है उसे 9 के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको 785 को निम्न में से किस रूप में लिखेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्या किया है वो किया है कि जो 879 है उसे 8 लिख दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, जो पहली संख्या है और जो लास्ट की 2 संख्याएं हैं उन्हें ऐड कर लिया गया है। यानी जो पहली संख्या है 8, वो तो 8 ही रह जाएगी, और जो अंतिम 2 संख्याएं हैं वो हो जाएगी आपके पास कितनी, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी ये हो गई कितनी, 16। तो दोस्तों जो फिर इसमें क्या किया है, इन दोनों को आपस में गठा दिया है, यानी 16 में से यदि मैं 8 घटाऊं तो आपके पास आएगा 8, जो कि इसमें यहाँ पे दिया भी गया है। इसी प्रकार से हम इसमें नेक्स्ट में कर लेंगे, यानी पहली एक संख्या है कितनी, 6, उसे अंतिम 2 संख्याओं यानी 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना, 7, इसमें घटाया गया है। यानी 7 में 6 को घटाऊंगा तो आपके पास आएगा 1, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट में भी 5 घटाया गया है 6 और 8 यानी 14 में से, तो आपके पास बचेगा कितना, 14 में से कितना, 9 घटाएंगे, 14 में से सॉरी 5 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। और उसी प्रकार से जो हमें दिया है उसका हम आंसर कर देंगे यहाँ पे, यानी 7 और 8 और 5 13, यानी 13 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा कितना, 6 शेष बच जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। दोस्तों क्वेश्चन जो है 19 वो है आपके डायरेक्शन टेस्ट से। तो दोस्तों जो डायरेक्शन टेस्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों जो डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि श्याम अपने घर मित्र के घर जाता है, यानी कोई श्याम है जो अपने मित्र के घर जाता है, जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। यानी मान लीजिए श्याम है जो कि अपने मित्र के घर 10 किलोमीटर जाता है सीधा, आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी है, सीधा बोला है, यानी वो कहीं भी सीधा, मान लीजिए आप ऊपर नीचे दाएं बाएं। फिर बोलता है आपसे वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी ये जहां भी है उससे 2 दाएं मुड़ जाता है, तो इसका दायां हो जाएगा नीचे की तरफ। तो जहां भी है उससे दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी ये 2 किलोमीटर यहाँ पे चलता है। और दाएं मुड़ जाता है, यानी फिर ये दाएं मुड़ जाता है इस तरफ, जो कि इसका दायां हो जाएगा पश्चिम की तरफ। फिर दाएं मुड़ने से पहले, यानी फिर ये दाएं नहीं मुड़ता है, इसी स्थिति में 10 किलोमीटर चलता है, यानी अगर 10 किलोमीटर चलेगा, जो कि ऊपर भी 10 किलोमीटर चला था, यानी ये बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि श्याम अभी भी अपने घर से कितनी दूर है। तो दोस्तों 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आपको यहाँ पे दिख रही है कि बराबर गया है, बराबर आया है, लेकिन जो आपको चौड़ाई दे दी यहाँ पे दूरी, वो यहाँ पे भी कितनी होगी, सेम होगी। ये एक आयत बन गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपकी 2 किलोमीटर यहाँ पे दूरी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और भाई प्रैक्टिस सेट तो आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है ही, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाना है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको आकृति फिलअप करनी है। आपको बताने हैं कि कौन सी आकृति इसमें पूर्ण रूप से आपके इस चित्र को पूरा करेगी, यानी कौन सी फिगर है जो इसे पूर्ण करेगी सही ढंग से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति दी है वो इस आकृति को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देगी। ये यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पे ये इस प्रकार से आपके पास बना दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, बी में दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं नॉन वर्बल पे, उसी पैटर्न पे आधारित आपके प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपको नेक्स्ट फिगर बतानी है। सीरीज से क्वेश्चन है नॉन वर्बल का, इसमें आपको नेक्स्ट फिगर बतानी है। ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस इसमें सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया है देखते हैं, हम पहले इसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे एरो दी है कोने में, उसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला के यहाँ पे इसे बीच में ले आया है। फिर यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेके यहाँ पे लाया गया है। इसी प्रकार इसे 90 डिग्री और फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला के यहाँ पे इस कॉर्नर में ले आया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इस एरो को 135 डिग्री के बाद 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज इसी प्रकार से हम इसे चलाएंगे। तो ये जो एरो है वो आपके कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए, बी व सी में दी गई है। तो दोस्तों इसके बाद जो ये गोला दिया है यहाँ पे, इसका देखते हैं सीक्वेंस। तो दोस्तों जो गोला है वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चल के यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे चलने के बाद ये 45 डिग्री के बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल के यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ से ये गोला यहाँ पे जा रहा है दूसरे कॉर्नर में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों जो इसके बाद एक गोला चलेगा वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज 135 यानी 135 डिग्री, जो कि यहाँ से आपके पास यहाँ पे आ गया है 135 डिग्री चल के। तो दोस्तों जो 135 डिग्री चलने के बाद हम इसे चला देंगे कितना, 180 डिग्री, जो कि सीधा यहाँ से ऊपर चला जाएगा 180 डिग्री पे। तो दोस्तों जो ये आकृति बन रही है वो होगी आपके पास ऑप्शन नंबर बी वाली। जी हाँ दोस्तों, जो गोला है वो 180 डिग्री चलने के पास यहाँ, और जो एरो है वो 180 डिग्री चलने के बाद कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के हैं, आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित, उसी लेवल के जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, उस आकृति की पहचान कीजिए जो मेज, कुर्सी तथा फर्नीचर का संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों जो मेज, कुर्सी और फर्नीचर के लिए जो वेन डायग्राम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेज है और जो कुर्सी है वो दोनों ही किस फर्नीचर की श्रेणी में आती हैं, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको डिफरेंट आकृति चूज करनी है। निम्न आकृतियों में से आपको बताना है कि कौन सी आकृति डिफरेंट है, ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करूं राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनमें डिफरेंट हो जाएगा। तो दोस्तों वो कैसे होगा ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो ये दो आकृति बनाई गई है, यानी एक ऊपर या एक नीचे, या फिर दोनों ही नीचे की तरफ या फिर दोनों ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे दो आकृतियां बनाई गई हैं, तो इन्हें ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि जो पहले में है वो सेम ही आकृतियां हैं, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ मुंह है, लेकिन जो सेम फिगर है। और नेक्स्ट है, इसमें भी दोनों सेम है। थर्ड है, इसमें भी दोनों क्या है, सेम है, चाहे एक ऊपर की तरफ मुंह हो
वो एक नीचे की तरफ हो या दोनों नीचे की तरफ हो या दोनों ऊपर की तरफ हो, लेकिन क्या है, सेम है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है वो दोनों अलग अलग हैं, यानी ये और नीचे वाली ये दोनों फिगर एक दूसरे से मैच नहीं करती है, ये दोनों अलग आकार में बनाई गई है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें आपको फिगर एनोलॉजी बतानी है कि जिस प्रकार से जो पहला फिगर है उसका करेक्ट जो रिलेशन है वो दूसरे फिगर से है, तो वो तीसरे फिगर का निम्न में से कौन से फिगर से रिलेशन होगा, यानी आपको फिगर एनोलॉजी बतानी है। तो दोस्तों जो फिगर एनोलॉजी वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, जो पहली आकृति है उसमें दो आकृति वाली भुजा दी है, यानी दो भुजाओं वाली आकृति दी है, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है उसकी एनोलॉजी यानी सादृश्यता, उसमें क्या चार भुजाओं वाली आकृति दे दी, यानी पहले दो भुजाओं वाली और फिर उसकी डबल करके चार भुजाओं वाली आकृति दे दी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है इसमें भी हम इसी एनोलॉजी को लगा देंगे, तो यहाँ पे ये तीन भुजाओं वाली त्रिभुज यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है। तो दोस्तों ये जो तीन भुजाओं वाली आकृति है हम इसे डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास षडभुज यानी छह भुजाओं वाली आकृति, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि मैथ का क्वेश्चन है और लास्ट ईयर आपके जो लास्ट इनटेक था उस एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों का अवरोही क्रम होगा, यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, घटते हुए क्रम। जी हाँ दोस्तों, घटता हुआ क्रम आपको बताना है, पहला सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी भिन्न में बतानी है कि आपको कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, फिर कौन सी उससे छोटी, कौन सी उससे। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कैसे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो फ्रैक्शंस होती हैं उनमें हम सबसे पहले देखते हैं अंतर। यदि सभी फ्रैक्शनों का अंतर समान हो, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है, यानी 7 और 10 का अंतर 3, 10 और 13 का अंतर 3, 2 और 5 का अंतर 3 और 5 और 8 का अंतर 3, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट है, संख्याओं का जो डिफरेंट है अंश और हर का, वो सेम है। तो दोस्तों जब सेम होता है अंतर अंश और हर का, तो जो संख्या बड़ी होती है वो ही भिन्न बड़ी होती है, जो छोटी होती है वही भिन्न छोटी होती है। तो दोस्तों जो 10 सबसे बड़ा है तो 10 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 7 उससे छोटा है तो 7 उससे छोटी भिन्न हो जाएगी, 5 फिर 2, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका विकर्ण 5√3 मीटर हो। तो दोस्तों आपसे घन का कुल पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और आपको क्या दिया है, घन का विकर्ण दिया है। तो दोस्तों जो घन का विकर्ण होता है वो होता है √3a। जी हाँ दोस्तों, √3a होता है जो आपको दिया है 5√3। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और a बराबर आ जाएगा आपके पास 5। जी हाँ दोस्तों, a आपके पास आ जाएगी 5 यानी भुजा। तो दोस्तों आपको जो पूछा है एग्जाम में वो पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जो आपके पास ए यानी भुजा दी है वो आई थी हमारे पास आवार 5, अभी 5 आई थी, तो 5 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो वो हो जाएगा 25, यानी आपके पास 25, 6 गुणा 25 ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ये होगा दोस्तों आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आपको दिया गया है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो
यानी आपका जो मॉक टेस्ट है पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब व मैक्सिमम शेयर करके भाई को सपोर्ट करें, इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। यानी आपको बताना है कि जो 51 से 100 तक की सभी n प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो लगातार संख्याएं होती हैं उनका हम योग ज्ञात करने के लिए n कोष्टक n+1 का फॉर्मूला लगा देते हैं, n कोष्टक n+1/2। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि 51 से 100 तक हमें योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे 1 से 100 तक का निकाल लेंगे योग और फिर उसमें 1 से 50 तक का निकाल के घटा देंगे इसी सूत्र से। यानी 1 से यदि 100 तक की बात करूं तो वो हो जाएगा आपके पास यानी 100 n कोष्टक 1 यानी 101/2। तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 50-50 और ये आ जाएगा आपके पास 50-50 आंसर, यानी इनका जो कैलकुलेशन होगा 50-50। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पे 50 का भी n कोष्टक n+1 वाले फॉर्मूले में लगा के कर देंगे 50 गुणा 51/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 और 25 गुणा 51, तो ये हो जाएगा आपके पास 1275, यानी आपके पास ये हो जाएगा 1275। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे यानी जो हमारा 1 से 100 तक का जो जोड़ था यानी n संख्याओं का योग वो था 50-50 और जो 1 से 50 तक का आया है वो आया है आपका 1275। तो दोस्तों जब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपके पास बच जाएगा 3325। जी हाँ दोस्तों 3325 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 7 की जगह 25 करना पड़ेगा यानी 2। तो आपका 3325 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है परसेंटेज से है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि तथा व्यय में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत प्रतिशत में कमी ज्ञात करें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और परसेंटेज से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों एक व्यक्ति की आय का 60% खर्च करता है, तो दोस्तों मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है, तो 60 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 40 रुपये बचाता है। फिर बोलता है उसकी आय में 20% वृद्धि, यानी उसकी आय कितनी हो गई 120, तथा व्यय में 10% की वृद्धि, यानी व्यय कितना हो रहा था पहले पहले हो रहा था 60 और अब कितना कर देगा 70%। तो यहाँ पे 70% व्यय हो जाएगा। तो दोस्तों जब 120 का मैं 70% निकालूंगा तो वो आपके पास होगा 84। तो दोस्तों वो आपके पास आ जाएगा 84 यानी 120 का 70%। तो दोस्तों 84 यदि वो खर्च कर देता है तो कितना बचाता है 120 में से यदि 84 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 36, यानी पहले 40 बचा रहा था फिर 36 बचा रहा है, यानी वृद्धि करने के बाद वो खर्चा ज़्यादा कर देता है तो फिर वो 36 ही बचा पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 40 से 36 पे ले आया यानी 4 की कमी कर दी कितने पे 40 पे, तो प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 40 और 10 से 100 10 बार, यानी 10% की वहाँ पे कमी वह कर देता है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10% की कमी हो जाती है उसकी बचत में। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपको cos 45 डिग्री का यहाँ पे मान बताना है। तो दोस्तों आपके जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे मान पूछ लिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के जो मान है वो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस न दे के। तो दोस्तों जो cos 45 डिग्री का मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों 1/√2 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72
का जोड़ क्या होगा, यानी आपको इक्वल में क्या होगा बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे जोड़ दिया जाए और नीचे जो संख्या दी है उनका हम ऐसा टुकड़ों में बांट लेते हैं, ऐसे गुणनखंडों में जिनका अंतर 1 हो। जी हाँ दोस्तों, यदि हम 20 को बांटें तो वो हो जाएगा आपके पास 4 गुणा 5, यानी आपके पास 20 आता है गुणा करने पर, और इनका अंतर भी कितना है, 1 है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं बांटूँ 30 को तो वो हो जाएगा आपके पास 5 गुणा 6। और दोस्तों यदि मैं 72 को इसी प्रकार से बांटूँ तो वो हो जाएगा आपके पास 8 गुणा 9। जी हाँ दोस्तों, 8 गुणा 9 72 हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऊपर वाली जो नंबर होते हैं 1 1 1, इन्हें हम काउंट कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 और 5। तो ऊपर तो हो गया, अंश तो हो गया 5, और नीचे क्या होता है कि जो पहला वाला गुणनखंड और अंतिम यानी लास्ट वाला गुणनखंड, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास लास्ट वाला गुणनखंड जो है, मल्टीपल जो है वो है 9, और फर्स्ट वाला मल्टीपल है वो है 4। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 36 यानी 36। तो दोस्तों 5/36 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी 5/36 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। और दोस्तों जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था वो किया था व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान, यानी दोस्तों आपको वीडियो में बताना था कि ईरान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों जो ईरान की जो मुद्रा है वर्तमान में वो है रियाल। जी हाँ दोस्तों, ईरान की मुद्रा रियाल है, और ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान तथा मुद्रा रियाल है। तो देखिए दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात क्या है क्वेश्चन में, वो ये है कि ईरान ने अभी ऑफिशियली अपनी जो मुद्रा है उसे बदलने का ऐलान यानी घोषणा की है। तो दोस्तों जो ईरान की जो मुद्रा थी रियाल, उसे वह अब तोमान में बदलने की घोषणा कर चुका है, यानी तोमान करने जा रहा है अपनी मुद्रा को। तो दोस्तों जो तोमान है उसमें क्या होगा कि जो एक तोमान होगा वो 10,000 रियाल यानी 10,000 रियाल के बराबर होगा, यानी काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी। तो दोस्तों ये जो फैक्ट था, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो कमेंट बॉक्स होता है उसी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, ताकि आप उन्हें देखते रहो, कमेंट करते रहो, तो आपको वो रिवाइज होते रहे और याद होते रहे, उन्हें आप भूलो नहीं एग्जाम तक। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। तो जो आज का आपके लिए क्वेश्चन है उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, देखते हैं कितने भाई राइट आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों जो आज का क्वेश्चन है वो है वन वर्ड से, यानी आपको वन वर्ड देना है। वन वर्ड है एक गवर्नमेंट बाय नोबल, यानी गवर्नमेंट बाय नोबल कुलीन लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को वन वर्ड में क्या कहेंगे, इसका आपको वन वर्ड देना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको अपने स्कोर के साथ कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि कब जो प्रैक्टिस सेट था आपको कैसा लगा। और भाई यदि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो भाई दिल से सपोर्ट करो यार, इसी प्रकार से आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज वीडियोज लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।